नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अपना अगला टॉपिक। अगला पॉइंट इसी के बारे में हम लोगों ने देखा था, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोगों ने देखा था इसी के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोगों ने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे थे। इनको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास तथा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। इसी में हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि आया था 1781, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद में हमारा अगला एक्ट आया था चार्टर अधिनियम 1813, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, जो कि इसी के आगे जो कि आज का हमारा जो एक्ट आने वाला है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। तो हमारा आने वाला है जो कि काफी प्रमुख एक्ट है, ये आया था चार्टर अधिनियम 1833। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833, जो कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत है। तो हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य, इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य, इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। और इसी के आगे हम लोग देखेंगे, इसके तहत कुछ प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। तो साथियों, हमने देखा चार्टर अधिनियम 1833 जो आया था, इसके अंतर्गत इस अधिनियम के निर्माण का जो प्रमुख उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके कुछ प्रमुख परिवर्तन दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए, क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो साथियों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसे चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इसी के बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो बनता है अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना था।
शासन करना था। तो साथियों हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना था। इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अगर हम लोग देखें जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल की हम लोग बात करेंगे। पहले भारत के गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो थे वारेन हेस्टिंग। और बंगाल के पहले अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इसी के साथ इसी में हम लोगों ने देखा जो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो प्रमुख सबसे बड़ा संशोधन ये हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अगर हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी को बनाया गया। इसी में हम लोग आगे देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या प्रमुख परिवर्तन हुए, क्या क्या इसमें संशोधन किया गया, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर बना दिया गया और गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो साथियों हमने क्या देखा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला 1833 अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे और इस गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों में विधि निर्माण पूरे ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। और बाद में इसे एक्ट या अधिनियम कह दिया गया। और बाद में इसके तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया।
तो साथियों हमने क्या देखा, हमने देखा जो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और बाद में इस तरह के बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम का नाम दे दिया गया। इसी में हम लोग देखेंगे अगला जो इसमें संशोधन हुआ था, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, और हम लोग देखेंगे अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में केवल 3 सदस्य थे। तो साथियों इसके पहले हम लोगों ने अधिनियम में देखा 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके पहले का अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी इसके पहले की हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो उसके पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में केवल 3 सदस्य थे। लेकिन इस चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत जो इसमें संशोधन किया गया, इसमें विधिक परामर्श हेतु एक चौथे विधिक परामर्श हेतु एक चौथे सदस्य को कार्यकारिणी परिषद के रूप में शामिल कर लिया गया। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे चौथे सदस्य को इसी संरचना में शामिल कर लिया गया। तो साथियों ने क्या देखा, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसके पहले का जो मतलब इनका टाइम पीरियड था, उसमें हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी। लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा जो सदस्यों की संख्या थी इसे बढ़ा करके 4 कर दिया गया। और इसी के अंतर्गत जो विधिक परामर्श के तो एक नए सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। आगे हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत ही आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद के राजस्व के परिषद से राजस्व के व सैन्य गवर्नर जनरल की परिषद के राजस्व के व सैन्य राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को परिषद के राजस्व के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को पूरे भारत देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया, तैयार करने को कहा गया।
तो साथियों ने देखा चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के लिए पूर्ण एकाधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को पूरे भारत देश के लिए एक ही बजट तैयार करने को कहा गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है, अगला हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इसके अंतर्गत एक विधि आयोग का गठन किया गया। एक विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम बार गठन किया गया। साथियों हमारा प्रश्न यहां से ये बनता है कि सबसे पहले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड मैकाले जी को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए इसी के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर ये आ जाता है, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु कंपनी के सिविल सेवकों के चयन हेतु इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो साथियों हमने देखा चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल की परिषद से राजस्व के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। और चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इसके अंतर्गत एक विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम बार इसका गठन किया गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह बनता है, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अगला हमारा जो यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट ये बनता है, इस एक्ट के तहत यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी इस एक्ट के तहत यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो यह एक्ट था इसमें यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय के साथ रंग जन्म स्थान वंश धर्म जाति के आधार पर
के आधार पर कंपनी में वह जिस पद के लिए योग्य है, वह जिस पद के लिए योग्य है, पद के लिए योग्य है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में यह कानून कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण यह कानून लागू नहीं हो पाया। साथियों, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किया गया था, या इसमें अधिनियम में ये बात कही गई थी। इस एक्ट के तहत यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय के रंग, जन्म स्थान, धर्म, वंश, जात के आधार पर कंपनी में वह जिस पद के लिए योग्य है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु यह जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया का इसमें इस तरह की बात की गई थी, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में यह कानून की वजह से, या कानून कारण से यह जो कानून था ये लागू नहीं हो पाया। और आगे हम लोग देखेंगे भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। साथियों, सामान्यतः यहाँ पर यह प्रश्न बनता है, हमारी परीक्षाओं में यह प्रश्न बनता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो हमारा यहाँ पर उत्तर यह आ जाता है कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और इसी में गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया, गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वह दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो साथियों, इसके चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो इसमें ये बिंदु आया था, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि भारत में जो दास प्रथा काफी पुराने समय से चली आ रही थी, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वह दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसी के बाद में हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान किए गए। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत और कौन से ऐसे मुख्य प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में और हम लोग देखेंगे। अगला जो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम नोट लगा करके हम लोग देखेंगे, जो कि यहां से हमारा की पॉइंट यहां पर ये आ जाता है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत यहीं से प्रदान होते हैं, यहीं से स्पष्ट होते हैं।
स्पष्ट होते हैं। तो साथियों हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, नोट लगा के हम लोगों ने देखा कि भारत के लिए ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत यहीं से स्पष्ट होते हैं। तो साथियों इसी के साथ आज का जो हमारा ये पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं हम लोग इसी के दूसरे अगले पार्ट के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। तब तक के लिए धन्यवाद।